धन्यवाद। माननीय सदस्य धर्मवीर गांधी जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस रेल बजट पे बोलने का मौका दिया। मैं जहां इस बजट में कुछ विशेष बातों का जिक्र करना चाहूँगा। कुछ बातें बहुत अच्छी की गई हैं, जैसे आम सुरक्षा की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, बायो टॉयलेट्स की बात है, और सबसे बड़ी बात जो अनमैन्ड क्रॉसिंग्स है उन पे जो हर साल हज़ारों लोग मरते हैं उनका मैनेज करने की बात है, और इसके साथ ही वाईफाई वगैरह फीचर देने की बात है। ये बहुत अच्छी बात है जो बजट में की गई हैं। परंतु इसके साथ ही मुझे कुछ आशंकाएं हैं, एप्रीहेंशंस हैं। मुझे है कि जितनी बार बजट में पीपीपी और एफडीए का जिक्र किया गया है, मुझे ये खदशा है, मुझे ये आशंका है कि कहीं आने वाले समय में आंशिक रूप में या फिर पूर्ण रूप में रेलवे का निजीकरण हो जाए। ये मेरी आशंका है। मैं नहीं कहता ये होगा, पर जैसे मुझे आशंका लगती है। और क्योंकि ये जो रेलवे है ये जनता के पैसे से बनी है, इसमें मेरे पिताजी की, मेरे बाप की बचतें लगी हैं, इसमें मेरी बचतें लगी हैं, मेरे बच्चों की बचतें लगी हैं। ये राष्ट्रीय संपदा है और इस संपदा का किसी भी स्तर पर सरकार को कोई ये मैंडेट नहीं है कि इसको आने वाले समय में आंशिक रूप में या पूर्ण रूप में इसका प्राइवेटाइजेशन, जिसका निजीकरण किया जाए, निजी हाथों में सौंपी जाए। ये मेरी आशंका है। मैं इससे अपना बात कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात सर, जहाँ तक बुलेट ट्रेन की बात है, बहुत अच्छी बात लगती है, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी की बात लगती है। परंतु मेरा यहाँ ये कहना है कि जब तक हम देश के 90-95% लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं जो पश्चिमी देशों में उपलब्ध हैं लोगों को, वो मुहैया नहीं करवा लेते, तब तक बुलेट ट्रेन की बात करनी देश के आम 90-95% जनता के साथ एक मजाक वाली बात है। और जब तक हमारी प्राथमिकता देश के 95% लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने में लगनी चाहिए। उसके बाद बुलेट ट्रेन की बात करनी चाहिए। When you reach 98, you can talk of 100. Now you are sitting at 10, sir, and you talk of 100. That's not acceptable, sir. आप देश हाल देखिए, लोग डिब्बों में पशुओं की तरह पड़े हैं, बाथरूम में पड़े हैं, लटक रहे हैं, छत पे चढ़े हुए हैं। बिल्कुल जो रेलवे में लोगों का हाल है, जिस तरह 98% लोग सफ़र करते हैं, बहुत दयनीय हालत में सफ़र करते हैं, उनकी दशा सुधारे बगैर बुलेट ट्रेन की बात करनी देश के गरीब लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, आम यात्रियों के साथ एक मजाक मात्र है। और दूसरा जो इतना बड़ा है, जो 14% बड़ा है, ये बढ़ाना पड़ा है, आप सभी लोग कहते हैं, पर इस बड़ा बढ़ने के पीछे करप्शन का कितना रोल रहा है, अकुशलता का कितना रोल रहा है, मिसमैनेजमेंट का कितना रोल रहा है, इसका बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। और इसको कोई इंगित करना चाहिए था कि इसमें करप्शन का इतना रोल है, और भविष्य में करप्शन ना हो इसके लिए रेलवे क्या इंतजाम करने जा रही है। और सर, जहाँ तक मेरा आखिरी सवाल है कि इस आखिरी मेरी एक बेनती है कि रेलवे बजट में जो रेलवे के जो भूगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जियोग्राफी, उसमें बहुत गलत हुआ है। पंजाब में जो एक मालवा रीजन है जिसमें 10 जिले पड़ते हैं, उनके लिए बहुत कम ट्रेन दी गई है, जबकि दूसरे इलाकों में बहुत ज़्यादा ट्रेन दी गई है। मालवा के 10 जिले सिर्फ 30 किलोमीटर का एरिया कवर ना होने के कारण राजपुरा से चंडीगढ़ तक कोई रेल लाइन नहीं है, सिर्फ 30 किलोमीटर का एरिया है। अगर वो रेल लाइन बन जाती है तो मालवा के 10 जिले अपनी राजधानी से जुड़ जाएंगे। और पिछले 65 साल से, क्योंकि इस रूट पर प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है उसका कब्जा है, उनका वर्चस्व है, इसलिए ये रूट नहीं बन रहा। तो मेरी रेल मंत्री से बेनती है कि ये रूट बनाने, इसका अभी सर्वेक्षण कराया जाए और जल्दी से जल्दी ये 30 किलोमीटर का रूट बनाया जाए, गाड़ी लाइन डाली जाए, ताकि मालवा के 10 जिले अपनी राजधानी से जुड़ पाएं। ये मेरी बेनती है। और इसके अलावा सर, हमारे पटियाला के लिए, नाभा के लिए, धूरी के लिए, समाना के लिए एक भी रेल का भी प्रावधान नहीं किया गया है। मुझे यकीन दिलाया गया है अपने मंत्री जी की तरफ से कि जो रेल बठिंडा के लिए है वो बाया पटियाला जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि मंत्री जी अपने भरोसे पे पूरा उतरेंगे और हमें ये सुविधा देंगे। और इन बातों के साथ मैं एक बार फिर अपने रेल बजट का कुछ अपनी बातों के साथ मैं कहता हूं कि बातें अच्छे भी हैं और कुछ आशंकाएं भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय थोट